जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर। आज हम बाबा साहेब का एक और भाषण की वीडियो लेकर हाजिर हूं। भाषण का शीर्षक है अंबेडकर को मानपत्र और थैली समर्पण समारोह का विवरण प्रस्तुत करता है, जो 2 अक्टूबर 1930 को डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर को लंदन में गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने से पहले आयोजित किया गया था। इस समारोह में दलित समुदाय ने अंबेडकर के प्रति अपना गहरा सम्मान, प्रेम और विश्वास व्यक्त करने के लिए उन्हें एक मानपत्र और 3,700 रुपए, जो बाद में 5,000 रुपए तक पहुंचने की उम्मीद थी, की थैली भेंट की। मानपत्र में डॉ. अंबेडकर के ज्ञान, निडरता और दलितों के उत्थान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की गई थी, जबकि उन्होंने स्वयं इस राशि का उपयोग व्यक्तिगत रूप से न करने का संकल्प लिया। इसके बजाय उन्होंने इसे दलितों के हितों के लिए, जैसे कि एक नई पत्रिका, जनता के प्रकाशन और शैक्षणिक बोर्डिंग के लिए समर्पित करने की योजना बनाई। अपने भाषण में अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में दलितों के राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने के अपने इरादे पर जोर दिया और समुदाय से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने का आग्रह किया। समारोह के बाद दुर्भाग्यवश अस्पृश्य और कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के बीच झड़पें हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग घायल हुए। नमस्कार। आज हम जरा समय में पीछे चलते हैं। अक्टूबर 1930 मुंबई जी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर लंदन जा रहे थे, वो पहली गोलमेज परिषद के लिए। हाँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल। और उनके जाने से ठीक पहले, मतलब एकदम ठीक पहले, दलित समुदाय ने उनके सम्मान में एक बड़ा समारोह आयोजित किया। जी हाँ। हमारे पास उसी समारोह, अंबेडकर को मानपत्र और थैली समर्पण समारोह, उससे जुड़ी कुछ दस्तावेज हैं। अच्छा। और इनसे हमें उस जमाने का माहौल, समुदाय की डॉक्टर अंबेडकर से क्या उम्मीदें थीं और खुद उनके विचार क्या थे, इसकी एक झलक मिलती है। हाँ, ये सिर्फ एक फेयरवेल जैसा नहीं था। ये दस्तावेज उस दौर की जो सामाजिक राजनीतिक उथल-पुथल थी ना, उसको समझने के लिए एक खिड़की जैसा है, कह सकते हैं। हाँ। हम देखेंगे कि भाई समुदाय ने अपनी नेता के सामने क्या भावनाएं रखी और फिर डॉक्टर अंबेडकर ने इस सम्मान और इस जिम्मेदारी पर क्या प्रतिक्रिया दी। तो चलिए इस ऐतिहासिक पल की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले माहौल को समझते हैं थोड़ा। तारीख थी 2 अक्टूबर 1930। जी, 2 अक्टूबर। जगह थी मुंबई का दामोदर हॉल मैदान। और डॉक्टर अंबेडकर 4 अक्टूबर को इंग्लैंड जाने वाले थे, मतलब सिर्फ 2 दिन पहले। बिल्कुल। और ये गोलमेज परिषद कोई मतलब ऐसी वैसी घटना नहीं थी, बहुत अहम थी। इसमें हिंदुस्तान के भविष्य पर, खासकर वो स्वराज यानी सेल्फ गवर्नेंस पर चर्चा होनी थी। सही। तो दलित समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक अवसर था कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा पढ़ा लिखा और मुखर नेता लंदन में उनकी आवाज बने। हाँ, और ये बताया गया है कि समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर सोलंकी कर रहे थे और मैदान में करीब 6 से 7 हजार लोग थे। 6 से 7 हजार। जी हाँ। उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी भीड़ थी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक तरह से जननायक बन चुके थे। हाँ बिल्कुल। और इसी माहौल में महासचिव थे श्री सीताराम नामदेव शिवतरकर। उन्होंने समुदाय की तरफ से एक मानपत्र, मतलब सम्मान पत्र पढ़ा। जी। और ये सिर्फ फॉर्मल शब्द नहीं थे, इसमें समुदाय का जो गहरा आदर था, जो भरोसा था, जो उम्मीदें थीं, वो सब झलक रहा था। हाँ बिल्कुल। मानपत्र में सबसे पहले तो डॉक्टर अंबेडकर की जो असाधारण शिक्षा थी, उसका जिक्र था। एमए, पीएचडी, डीएससी, बार एट लॉ। हाँ। और एमएलसी, मतलब विधान परिषद के सदस्य के तौर पर उनका अनुभव। जी, ये डिग्रियां सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थी, ये उस समुदाय के लिए गर्व का प्रतीक थी, है ना, जिसे ज्ञान से सदियों तक दूर रखा गया था। सही बात है। और उम्मीद ये थी कि वो अपनी इस सारी विद्वत्ता और अनुभव का इस्तेमाल देश और खासकर दलित भाई बहनों की भलाई के लिए करेंगे। उनकी निडरता, उनकी निष्पक्ष सोच, इसकी बहुत तारीफ की गई। और एक दिलचस्प बात कही गई उसमें। क्या? कि वो लोभ लालच में पड़कर रास्ते से नहीं भटकेंगे, क्योंकि, और ये कोट है, हमारी संस्कृति अत्युच्च दर्जे की होने के कारण आपसे इस तरह का कार्य नहीं होगा। अच्छा,
ये तो उनके चरित्र पर समुदाय के अटूट विश्वास को दिखाता है। जी बिल्कुल, और शायद समुदाय के अपने कल्चरल प्राइड को भी दिखाता है। हाँ, ये भी है। मानपत्र में वो सदियों से चले आ रहे अन्याय और दलित समाज की जो दयनीय हालत थी, उसका भी जिक्र था। ये साफ कहा गया कि भाई जब तक समाज का ये इतना बड़ा हिस्सा पिछड़ा रहेगा, देश की सच्ची तरक्की हो ही नहीं सकती, नामुमकिन है। यानी मतलब सोशल जस्टिस को नेशनल प्रोग्रेस की शर्त माना गया। एकदम। और फिर वो महत्वपूर्ण बात आती है कि जब से डॉक्टर अंबेडकर ने दलित उद्धार का काम अपने हाथ में लिया है, इस पूरे आंदोलन को एक नई दिशा मिली है, एक वजन मिला है। हाँ, उन्हें सच्ची लगन वाला समर्थ तारणहार कहा गया। जी, और देवता समान भी। हाँ, देवता समान। ये शब्द बताते हैं कि लोग उनमें सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक मुक्ति की उम्मीद देख रहे थे। बिल्कुल, उनकी जो पॉलिटिकल समझ थी उस पर भी भरोसा जताया गया। नागपुर में जो अखिल भारतीय बहिष्कृत वर्ग परिषद हुई थी ना, हाँ, उसमें जो उन्होंने भाषण दिया था, उसका हवाला देकर कहा गया कि उनकी नीति राष्ट्र और दलित वर्ग दोनों के हित में है। मतलब समुदाय उन्हें एक मैच्योर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर देख रहा था। जी, एक और चीज गौर करने लायक है, मानपत्र में सिर्फ लंदन यात्रा का जिक्र नहीं था। अच्छा। उनकी आगे की योजना का भी जिक्र था कि वो लौटते समय अमेरिका और दूसरे देशों में जाकर दलित वर्ग के लिए आर्थिक मदद जुटाने की कोशिश करेंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी दूर की सोच है। हाँ, इस दूरगामी सोच को बहुत ही सराहनीय कहा गया। ये दिखाता है कि वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ग्लोबल लेवल पर सोच रहे थे। सही बात है। आखिर में फिर उनकी यात्रा सफल होने, स्वास्थ्य अच्छा रहने और सुरक्षित लौटने की कामना की गई, और साथ में वो थैली भी भेंट की गई। जी, थैली। बताया गया कि उसमें तब तक 3700 रुपए जमा हो चुके थे। 3700 रुपए। और उम्मीद थी कि ये 5000 रुपए तक पहुंच जाएगी। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम थी। हाँ, खासकर उस समुदाय के लिए जिसके पास मतलब आर्थिक संसाधन बहुत सीमित थे। सही। ये दिखाता है कि लोगों ने सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया, बल्कि अपनी गाढ़ी कमाई से भी बड़ा योगदान दिया था। ये उनके समर्पण का सबूत है एक तरह से। बिल्कुल। फिर जब डॉक्टर अंबेडकर मानपत्र और थैली स्वीकार करने के बाद बोलने उठे, तो एक बहुत ही भावुक पल आया। उनका गला भर आया और वो करीब 5-6 मिनट तक कुछ बोल नहीं पाए। 5-6 मिनट? हाँ, वो चुप्पी ही शायद उनके अंदर जो भावनाएं उमड़ रही थीं और लोगों के प्यार के प्रति जो आभार था उसे बयां कर रही थी। जी, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले बहुत विनम्रता से कहा कि भाई पिछले 2 सालों में उन्होंने जो कुछ भी थोड़ा बहुत काम किया है वो अकेले नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने साथियों का खुलकर आभार जताया। ये सिर्फ विनम्रता नहीं थी, ये शायद एक सोची समझी बात भी थी, ये दिखाने की कि ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये कलेक्टिव लीडरशिप है। हाँ, ये हो सकता है। उन्होंने खास तौर पर डॉक्टर सोलंकी का जिक्र किया, जो विधान परिषद में उनके साथी थे। जी। थोड़ा मजाक में अपने गुस्सैल और ढीठ स्वभाव का जिक्र करते हुए था कि डॉक्टर सोलंकी ने हमेशा साथ दिया, यहाँ तक कि कौंसिल के काम का सारा क्रेडिट डॉक्टर सोलंकी को दे दिया। हाँ, और परिषद के बाहर के कामों के लिए समता संघ और श्री देवराव नाइक की तारीफ की। देवराव नाइक, हाँ। श्री नाइक को तो अपना दाहिना हाथ बताया और कहा कि उनकी गैर मौजूदगी में वही काम संभालेंगे। अच्छा, इससे पता चलता है कि वो भविष्य के लिए भी नेतृत्व तैयार कर रहे थे। जी बिल्कुल। कुछ और साथियों जैसे श्री प्रधान, कद्रेकर, कवली का भी जिक्र किया उन्होंने। और आर्थिक मदद के लिए श्री शंकरराव परशा का धन्यवाद किया, जिन्होंने प्रेस खरीदने और सुलापुर बोर्डिंग शुरू करने में मदद की थी। हाँ। उन्होंने फिर जोर देकर कहा कि भाई सेवा का सारा श्रेय उनके सहयोगियों को ही जाता है। जी। फिर वो थैली की बात पे आए और बहुत साफ शब्दों में कहा, एकदम क्लियरली, कि इस पैसे का वो पर्सनल इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, कतई नहीं। ये पैसा उसी गरीब जनता के काम आएगा जिनसे ये मिला है। कुछ हिस्सा अखिल भारतीय दलित कांग्रेस के खर्च के लिए डॉक्टर सोलंकी के पास जमा करने की बात कही। ये फंड के इस्तेमाल में पूरी पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी बरतने का उनका संकल्प दिखाता है। बिल्कुल। और फिर एक बड़ी घोषणा की उन्होंने, जो पत्रिका बंद हो गई थी, बहिष्कृत भारत। हाँ, बहिष्कृत भारत। उसे फिर से शुरू करने की, लेकिन नए नाम के साथ जनता। जनता नाम बदला। हाँ, और उन्होंने वजह भी बताई कि शायद पुराने नाम की वजह से कुछ लोग जो दलित नहीं थे वो पत्रिका खरीदने से कतराते थे। अच्छा। तो नाम बदलकर वो अपनी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसकी जिम्मेदारी श्री देवराव नाइक को सौंपी और लोगों से ग्राहक बनाने की अपील भी की। और जो बची हुई रकम थी उसे बोर्डिंग स्कूलों पर खर्च करने का इरादा जाहिर किया। इसके बाद उन्होंने गोलमेज
परिषद में जाने की अपने फैसले का बचाव किया, क्योंकि उस समय कुछ राष्ट्रवादी समूह परिषद का बहिष्कार करे थे, है ना? हाँ, कर रहे थे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने सवाल उठाया कि भाई अगर दो पक्षों में झगड़ा हो तो बातचीत से हल निकालने की कोशिश करने में क्या बुराई है? सही बात है। उन्होंने कहा कि सरकार और कांग्रेस के बीच लड़ाई चल रही है और ये गोलमेज सम्मेलन शायद सुलह का कोई रास्ता निकाल सके। ये उनकी रियलिस्टिक सोच और डायलॉग में यकीन को दिखाता है। हाँ, उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि परिषद नाकाम होगी। स्वराज तो सभी चाहते हैं, हिंदू, मुसलमान, अस्पृश्य। जी। नागपुर में जो बहिष्कृत कांग्रेस हुई थी उसने भी ये प्रस्ताव पास किया था। असली सवाल ये है कि स्वराज कैसे दिया जाए। हाँ, कैसे? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कैसे हो, सत्ता का बंटवारा कैसे हो। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर बड़े दल थोड़ा बड़प्पन दिखाएं तो हल निकल सकता है। और यहाँ उन्होंने अपना स्टैंड, अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने कहा, और ये मैं कोट कर रही हूँ, अपने समाज के लिए जो जरूरी है वो तो मांगूंगा ही, लेकिन साथ में इस देश को स्वराज दिया जाए, इस तरह का प्रस्ताव रखा गया तो मैं उसका समर्थन करूंगा। ये बहुत अहम बात है। वो दलित अधिकारों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बड़े लक्ष्य से अलग करके नहीं देख रहे थे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की की इच्छा कांग्रेस की तरह उनकी भी है। उन्होंने गोलमेज सम्मेलन के बाद की अपनी और भी बड़ी योजनाओं का जिक्र किया। वो सिर्फ लंदन जाकर रुकने वाले नहीं थे। नहीं, उन्होंने कहा कि जैसे कांग्रेस का आंदोलन दुनिया भर में पहुंचता है, वैसे ही अस्पृश्यता का जो दर्द है वो भी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए वो रूस, जर्मनी, अमेरिका, जापान जाकर वहां के नेताओं से मिलने और दलितों की स्थिति बताने की योजना बना रहे थे। रूस, जर्मनी, अमेरिका, जापान, मतलब पूरी दुनिया? हाँ, इतना ही नहीं, उन्होंने लीग ऑफ नेशंस, जो उस समय का यूएन था, हाँ। उसके सामने भी ये मुद्दा उठाने की इच्छा जाहिर की। अच्छा। और साथ ही पुलिस और सेना में दलितों की भर्ती पर जो पाबंदी लगी थी उसे हटवाने की पुरजोर कोशिश करने का वादा किया। ये उनकी ग्लोबल विजन और समस्या से हर लेवल पर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लड़ने की तैयारी को दिखाता है। बिल्कुल। भाषण के अंत में उन्होंने समुदाय से एक बहुत जरूरी और शायद थोड़ी कड़ी अपील की। क्या थी वो? एकता बनाए रखने की। उन्होंने पिछले कुछ सालों में जो गुट पनप गए थे और हर किसी के नेता कहलाने की जो होड़ थी उसकी तीखी आलोचना की। अच्छा, क्रिटिसाइज किया उन्होंने? हाँ, इसे उन्होंने बहुत बुरी बात कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाई काम इतना ज्यादा है कि ये आपसी मतभेद भुलाकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है। ये एक नेता की अपने लोगों से सीधी खरी बात थी, कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने लोगों से अपील की कि उनकी गैर मौजूदगी में डॉक्टर सोलंकी और श्री नाइक के मार्गदर्शन में चलें और समाज में जो जागृति आई है उसे कम न होने दें। एक तरह से भविष्य के लिए साफ डायरेक्शन दिया। वाकई ये भाषण उनके लीडरशिप के कई पहलू दिखाता है। वो पारदर्शिता, स्ट्रैटेजिक सोच, राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ सामुदायिक हितों का तालमेल, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि और सबसे बढ़कर एकता पर जोर। बिल्कुल। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। अच्छा। दस्तावेज के अंत में एक चिंताजनक घटना का जिक्र है। क्या हुआ? बताया गया कि जब समारोह खत्म हुआ और दलित समाज के लोग बाहर निकले तो उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमला कर दिया? हाँ, परेल इलाके में दलितों और कथित तौर पर कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के बीच बड़ी झड़प हुई। अरे! पत्थर और लाठियां चली हैं। 8 लोग जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। 8 लोग? ये घटना उस वक्त के जो तनाव भरा माहौल था उसका कड़वा सच बयान करती है कि अपने अधिकारों के लिए संगठित होना भी कितना जोखिम भरा था। सही कहा। तो इस पूरे घटनाक्रम से हमें क्या समझ आता है? देखिए, एक तरफ तो डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके समुदाय का वो अटूट विश्वास और उम्मीदें दिखती हैं। हाँ। दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर का नेतृत्व, उनकी वो विनम्रता, पारदर्शिता, उनकी स्ट्रैटेजिक गहराई, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि और समुदाय को एकजुट रखने की उनकी चिंता। हाँ, और ये भी साफ होता है कि वो दलित अधिकारों को देश की आज़ादी के जो बड़ा संघर्ष था उससे जोड़कर देख रहे थे। वो सिर्फ अपने समुदाय के लिए नहीं बल्कि एक न्यायपूर्ण और स्वतंत्र भारत के लिए लड़ रहे थे जहां सभी को बराबरी का हक मिले। बिल्कुल। और वो झड़प वाली घटना भी हमें सोचने पे मजबूर करती है। हाँ। वो दिखाती है कि सामाजिक बदलाव का रास्ता फूलों का नहीं होता, कांटों से भरा होता है। सिर्फ विचारों का टकराव नहीं बल्कि जमीन पर हिंसक टकराव भी उस दौर की हकीकत थी। इस सब पर सोचते हुए एक सवाल मन में आता है ना कि जब कोई हाशिए पर रखा गया समुदाय अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है और उसमें एक मजबूत लीडरशिप उभरती है तो उसे दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, कौन सी दो? एक तो जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने खुद चेताया,
अंदरूनी एकता बनाए रखना, वो गुटबाजी से ऊपर उठना। जी। और दूसरा, बाहरी ताकतों का जो विरोध होता है, जो हमले होते हैं, उनका सामना करना। बिल्कुल, ये दस्तावेज दिखाता है कि डॉक्टर अंबेडकर और उनका समुदाय इन दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा था। और ये सूचना लाजमी है कि उस नाजुक दौर में इन अंदरूनी और बाहरी दबावों के बीच वो संतुलन साधना, वो बैलेंस बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। और ये चुनौती शायद आज भी कई सामाजिक आंदोलनों के सामने मौजूद है। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो को पूरा सुना। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।